दोस्तों आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में मुश्किल से 4-5 महीने का जो समय है, यह समय आपकी पीटी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि 26 मई 2024 को आपका आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इस दृष्टिकोण से नवंबर के बाद से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो यह समय है, यह समय आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कैलकुलेटिव स्टडी करने की जरूरत है। और इसी दृष्टिकोण से आज की इस चर्चा में मैंने यह टॉपिक सामने रखा है कि आईएएस पीटी में सफलता के लिए आखिर जो सटीक रणनीति है वह क्या होनी चाहिए और किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कौन से ऐसे विषय हैं जिनको यदि आप पढ़ेंगे तो वहां आपके लिए बहुत अधिक फ्रूटफुल हो सकता है, बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम लोग इसी बिंदु पर एक एक करके बातचीत करने वाले हैं। देखो, ध्यान रखना कि जब हम सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के विषयों को देखते हैं तो इसमें कई सारे विषयों के बारे में अध्ययन करना होता है, पढ़ना होता है। लेकिन कई बार आपको उलझन सामने आती होगी कि आखिर किस विषय पर अधिक फोकस करें, किस विषय पर कम फोकस करें, कौन से विषय को पढ़ें, कौन से विषय को न पढ़ें, है ना। तो ये जो एक उलझन है, इस उलझन को सुलझाना नितांत आवश्यक है। क्योंकि आप यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर एक क्लैरिटी, एक स्पष्टता आपको होनी ही चाहिए। यहां पर मैं आपको 4-5 विषयों के बारे में बताऊंगा जिस पर आपकी पुख्ता पकड़ होनी जरूरी है। और ये जो विषय हैं, ये विषय परंपरागत विषय के तौर पर जाने जाते हैं, है ना। परंपरागत विषय। और इन परंपरागत विषयों में आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो विषय हैं, ये हैं इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, और साथ ही अर्थव्यवस्था का जो परंपरागत ढांचा है, परंपरागत सिद्धांत के आधार पर जो सवाल बनते हैं अर्थव्यवस्था के सेक्शन से, है ना। और इस कारण ही ये विषय आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इनका रिवीजन, इनकी पुनरावृत्ति आपको कई बार होनी चाहिए, है ना। इनके कंटेक्स्ट में आपको मैं बताऊं, यदि हम इनके अंकों के भार को या फिर भारांश को देखें तो फिर हम सभी जानते हैं कि 100 सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, पीटी एग्जामिनेशन के स्तर पर। और इतिहास में लगभग 20 से 25 सवालों का जो आंकड़ा रहता है, यह रहता है। वहीं दूसरी तरफ भूगोल में भी 18 से लेकर करके 20 या 21 सवाल प्लस माइनस 1-2 का जो अंतर है वो अक्सर यहाँ देखते हैं। लेकिन औसतन मैंने आपको बताया कि 18 से 20 सवाल भूगोल से भी पूछे जाते हैं। वहीं राज्य व्यवस्था के स्तर पर भी 17 से लेकर के 18 तक सवाल औसतन रहता है। कभी 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा हो गया, कभी क्वेश्चन की संख्या कम हो गई, यही होता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था से भी लगभग 20 से लेकर के 22 तक सवाल पूछा जाता है ना। यदि आप इनको कैलकुलेट करें तो 25, 20, 45, 45 और 20, 65 और बाकी जो 20 हुए, इन मिलाकर करके टोटल 85, है ना। यानी कि ये मानकर चलिए आप कि 100 में से 80 से 85 जो सवाल हैं वो इस क्षेत्र से रहते हैं, है ना। और यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इन्हीं में से कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो कि करंट ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था में करंट ओरिएंटेड भी सवाल होगा, जैसे कि आपसे भूगोल के स्तर पर भी करंट ओरिएंटेड सवाल भी कुछ पूछा जा सकता है ना। तो ये जो एक टोटलिटी में मैंने आपके साथ में बातचीत की है, इसमें लगभग 80 का आप आंकड़ा देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इन विषयों से जुड़ा हुआ रहता है। और यदि आपकी तैयारी इन विषयों में पुख्ता है तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप इन 80 से 85 सवालों में से कम 60 से 65 सवालों का उत्तर आसानी से देने की स्थिति में आ जाते हैं, है ना। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आपको इन विषयों की तैयारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इन विषयों को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको इनका रिवीजन सबसे अधिक करने की जरूरत हो जाती है ना। परंपरागत विषयों का जब आप रिवीजन लगातार करते हैं तो फिर आप इस स्थिति में रहते हैं कि आप
प्रश्न में जो आपसे पूछा जाता है उसका उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। उलझन वहां पर नहीं होता है। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर प्रश्न का उत्तर देने से पहले झिझक होती है, कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं इसका आंसर ये होगा या वो होगा। तो इस उलझन से बचने का सबसे आसान तरीका है मोर एंड मोर रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा है, इतिहास में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, जितना हो सकता है उतना रिवाइज कीजिए, है ना। इसके अलावा यहां पर एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है आपके लिए, यह जरूरी है कि सभी परंपरागत विषयों में मजबूत और कमजोर टॉपिक को चिन्हित करें, है ना, चिन्हित करें। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये बहुत जरूरी है। और ये मजबूत और कमजोर टॉपिक इनके आधार पर नहीं, बल्कि आपकी तैयारी के आधार पर, आपकी समझ के आधार पर। हो सकता है कि किसी भी विद्यार्थी के लिए किसी विषय का कोई टॉपिक अच्छा लगता हो, किसी विषय का कोई टॉपिक खराब लगता हो, कोई विषय ज्यादा अच्छे से समझ में आता हो और कोई विषय अच्छे से समझ में नहीं आता हो। यह संभावना हो सकती है ना। तो इस कंटेक्स्ट में आप फिल्टरेट कीजिए कि कौन से विषय में कौन सा टॉपिक मेरे लिए आसान है, सहज है, सरल है, और कौन से टॉपिक में आसानी नहीं होती है, समझने में दिक्कत होती है। उसको जब आप फिल्टरेट करते हैं तो उस फिल्टरेशन के बाद जो निष्कर्ष निकलता है आपको उस पर गौर करने की जरूरत है। और ध्यान रखिएगा कि जो कमजोर टॉपिक आपको मिला, जहां आपने फिल्टरेशन किया, वहां पर आपको ध्यान देना होगा कि कमजोर टॉपिक को भी अच्छे से समझना है, इसको बारंबार रिवाइज करने की जरूरत है। क्योंकि जो आपका मजबूत टॉपिक है वो तो आपके लिए मजबूत है ना। इसमें आपने 1 से 2 बार भी रिवीजन कर लिया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन यदि कमजोर टॉपिक आपने छोड़ दिया तो मे बी पॉसिबल कि सवाल यहां से पूछा जाए और आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, और देन फिर आपके लिए वह एक संकट की स्थिति को जन्म देगा। इसलिए जरूरी है कि आपको दोनों ही स्तरों पर तैयारी करनी चाहिए, है ना। मजबूत टॉपिक को भी देखना है और कमजोर टॉपिक को भी देखना है। कमजोर टॉपिक पर बारंबार रिवीजन करना चाहिए, है ना। उनके कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप यदि उससे भागेंगे तो वो आपको भगाएगा, है ना। और परीक्षा भवन में आपको हर तरीके से मजबूती के साथ पेश आना है। बहुत बेहतर तरीके से आपको परीक्षा भवन में सभी प्रश्नों का उत्तर देना है ना। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो अगला पक्ष है वो ये है कि सर करंट अफेयर्स को लेकर के हमें क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है, करंट अफेयर्स में कब से कब तक के जो घटनाक्रम है इस पर हमें फोकस करना चाहिए। ये एक एवरग्रीन सवाल है, हमेशा बच्चों के मन में ये सवाल रहता है, उनके द्वारा ये एक उलझन है वह उनमें बनी रहती है कि आखिर करंट अफेयर्स में हमें क्या करना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि करंट अफेयर्स में आप अप्रैल माह से लेकर के अप्रैल 2024, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2024 से लेकर के और अक्टूबर 2023 तक का जो घटनाक्रम है इसमें आपको बेहतर तरीके से रिवीजन करने की जरूरत है। और यहां पर भी ध्यान रखिएगा कि इसमें भी जो भी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियां हुई हैं, है ना, इस पर हमें ध्यान रखना होगा, है ना। इसमें जो भी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो भी रिपोर्ट पेश की गई, और उन रिपोर्ट्स में भारत की क्या स्थिति रही, किस संस्था के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है, क्या थीम रही है ना, क्या योजना सरकार के द्वारा लागू की गई है, उस योजना की क्या विशेषताएं रही है ना। ये सारी बातें आपको यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कोई ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन हुआ है, उस आयोजन के संदर्भ में आपको हर एक पहलू को समझने की जरूरत है ना। और इस तरीके से आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2023 का जो यह कालखंड है ना, मुश्किल से 5-6 महीने का ये जो समय है, इसमें आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करनी होगी।
आप में से कुछ बच्चों के मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि सर अक्टूबर के पहले, है ना, सितंबर, अगस्त, जुलाई 2023 का हम क्या करें? तो मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि आप पहले तो इतना अच्छे से तैयार कीजिए। जब ये आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा तो बाकी के जो 2-3 महीने हैं उसको आप एक नजर गो थ्रू कर लीजिएगा, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो सवालों की पूछने की टेंडेंसी रहेगी वो इन्हीं फेज से रहेगी, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में आप इसको देखिएगा। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है वह है सीसेट। सीसेट के लिए आपको करना यह है दोस्तों कि नियमित तौर पर विगत वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास, है ना, और एक टाइम बाउंडेशन वे में, है ना। आपको एकदम समय सीमा बांध लेनी है कि हाँ मुझे 1 घंटे में 2 घंटे में इतने प्रश्नों को सॉल्व कर देना है, और ये विगत वर्ष के प्रश्न होने चाहिए, है ना। आपके पास में क्वेश्चन बैंक होगा या फिर यूपीएससी की वेबसाइट से आप यदि देखेंगे तो वहां पर आपको प्रश्न मिल जाएंगे, और इसका अभ्यास आपको नियमित तौर पर, कहने का मतलब कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन, कम से कम 2 दिन, और अधिक से अधिक 3 दिन 4 दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 दिन मोर देन सफिशिएंट है। ये आप अभी से शुरू कर दीजिए। सीसेट को हम कम करके नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि सीसेट में यदि आप डिस्क्वालीफाई हो गए तब तो फिर आप बाहर हो गए रेस से ही, है ना। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस आधार पर, इस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी में और अधिक निखार आ सकता है और एक आत्मविश्वास की स्थिति भी पनप सकती है ना। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब आप इस प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं कि हाँ भाई मुझे ये इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसमें उलझन नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको भूगोल की याद आ रही है, भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको पॉलिटी की याद आ रही है। प्लान्ड वे में आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप सभी इन विषयों को एक एक करके 1 by 1 आप पढ़िए, और देन फिर हर एक का टाइम फिक्स कर दीजिए कि मुझे यह विषय इतने समय तक पढ़ना है, यह विषय इतने समय तक पढ़ना है, तो फिर इसमें उलझन नहीं होगी। कभी यदि मन में सवाल भी उठेगा कि अरे मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ रही हूं, तो फिर पॉलिटी मेरा छूट रहा है, तो फिर आपका जो मस्तिष्क है वो उत्तर देगा कि नहीं, पॉलिटी छूट नहीं रहा है, बल्कि पॉलिटी के लिए आपने अलग से समय अलॉट कर दिया है ना। तो उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना होगा, और उसके आधार पर यदि आप तैयारी करेंगे तो फिर कहीं भी रत्ती भर भी उलझन की जरूरत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा कि जब फरवरी का महीना आएगा, फरवरी के महीने के बाद से आपको लगातार जो अभ्यास है प्रश्नों का वो करना चाहिए, लगातार अभ्यास करना चाहिए, ताकि आप उन प्रश्नों का अभ्यास करते हुए इस स्थिति में आ सकें, समझ सकें कि आखिर जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं उन प्रश्नों को समझ पा रहे हैं, उन प्रश्नों से संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी अवधारणाएं हैं उसको आप समझ पा रहे हैं और आपने उनके बारे में पढ़ा है। जहां आपको गैप मिल रहा है उस गैप को भी आप फुलफिल कर सकते हैं इस पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में, है ना। तो इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सकती है, और मुझे विश्वास है कि आप इस तैयारी के साथ परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक नए बैच की शुरुआत की जा रही है 10 नवंबर से, और इस बैच की शुरुआत जब 10 नवंबर से हो चुकी है तो फिर 6 बजे शाम से इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, और इस बैच में एडमिशन की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है 16 नवंबर निर्धारित की गई है। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करना चाहता है, नए सिरे से करना चाहता है, जीएस के सभी विषयों को पढ़ना चाहता है, तो उन सभी विद्यार्थियों का इस बैच में हार्दिक स्वागत है, और आप इस बैच में मात्र 22,999 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। अभी वर्तमान में दिवाली सेल के माध्यम से यह एक खास ऑफर आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के साथ ही आप जीएस का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी जो भी अपेक्षाएं हैं सिविल सेवा परीक्षा के जीएस की तैयारी से संदर्भित, उन सभी अपेक्षाओं की पूर्ति आपकी हो सकती है ना। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा, लाइव क्लासेस की सुविधा, नोट्स की सुविधा, टेस्ट सीरीज की सुविधा, है ना, ये तमाम सुविधाएं आपको इस कोर्स में ही मिल रही हैं, है ना।
ऐसे और एथिक्स में अच्छे से तैयारी की सुविधा, सभी सुविधाएं आपको इस कोर्स के अंतर्गत ही मिल रही हैं। तो देरी न करते हुए इस कोर्स का लाभ उठाइए और इस कोर्स का हिस्सा बनकर के अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, है ना। आज की कक्षा हम लोग यहीं पर अब समाप्त करते हैं। मुझसे यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल से में सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। मैं इस टेलीग्राम आईडी पर हमेशा कुछ न कुछ जानकारियां देता रहता हूं जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपकी कोई दुविधा होगी तो फिर आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, है ना। इससे आपकी दुविधा का निवारण करने की भी मैं कोशिश करूंगा। dilip.kumar@studiiq.com। ठीक है, आज की कक्षा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से दीपावली का त्योहार मनाइए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।